नमस्कार स्टूडेंट्स, ज्ञानपुर की आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। PYQ अभ्यास की इस नई कक्षा में हम आधुनिक भारत संबंधित कुछ नए टॉपिक्स की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो PYQ अभ्यास की हमारी श्रृंखला है, उसमें हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड PYQs डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम 1990 से लेकर अब तक के लगभग जो 35 साल के क्वेश्चंस हैं वह हम आपके साथ डिस्कस करें। इसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस होंगे वह यूपीएससी से रिलेटेड होंगे, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड, बीपीएससी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पीसीएस के सभी क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन की श्रेणी में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया है, जिसमें हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चंस सारे डिस्कस कर लिए हैं। पीवाईक्यू डिस्कशन की श्रृंखला में हमने 18वीं शताब्दी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसमें अभी तक हमने यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है। आज की जो आपकी क्लास होगी उसमें हम यूपी पीसीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो उत्तरवर्ती मुगलों की स्थिति थी, उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? आपके विकल्प हैं बहादुर शाह प्रथम ने, जहानदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने कि अकबर द्वितीय ने। अब इसके संदर्भ में डिस्कशन मैंने पिछली क्लास में भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम भारत में मुगल सत्ता की बात करते हैं तो मुगल सल्तनत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर देखा जाता है। इसमें जो प्रारंभिक मुगल शासक हैं, जिनका कार्यकाल 1526 से लेकर 1707 तक रहा, उन्हें महान मुगल या ग्रेट मुगल्स की श्रेणी में रखा जाता है। इन मुगलों की श्रृंखला में बाबर को शामिल किया जाता है, उसमें हुमायूं शामिल हैं, अकबर शामिल हैं, जहांगीर शामिल हैं, शाहजहां शामिल हैं और औरंगजेब को शामिल किया जाता है। हालांकि जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद लगभग 1858 तक हम मुगल शासन की श्रृंखला को देखते हैं। लेकिन ये जो लगभग 150 साल के मुगल शासक रहे हैं, इनकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा नहीं रहीं और 150 साल तक राज करने के बावजूद इनका शासन लगातार सिमटता देखा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन कौन से शासक थे। तो ये उत्तरवर्ती मुगलों की इस पूरी श्रेणी को आप इस तालिका में देख सकते हैं, जिसमें बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट शासक बने 1707 से लेकर 12 तक। फिर उसके बाद जहानदार शाह का शासनकाल देखा गया 1712 से 13, फिर फर्रुखसियर 13 से 19, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है। इस रूप में यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो काफी आसान है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली है? तो काफी आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, वह है आपका ए, बहादुर शाह फर्स्ट, जिन्हें शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ये औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्रों में से थे, जिन्हें मुअज्जम भी कहा जाता था और इन्होंने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया। हालांकि 1712 में इनकी मृत्यु होने के बाद मुगल सत्ता का काफी तेजी से पतन हुआ और मुगल सत्ता संभल नहीं सकी। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ए, बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? आपके विकल्प हैं अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह की फर्रुखसियर। अब इस श्रृंखला में यदि हम देखें तो अकबर, जहांगीर ये दोनों तो महान मुगलों की श्रेणी में आते हैं और इसमें यदि देखा जाए तो अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की पहुंच में इनका नाम नहीं देखने को मिलता है। अब बचे बहादुर शाह और फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इनका जो शासनकाल रहा वह 1717 के काल में देखा गया
और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 1717 में ही इनके द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी चुकाए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। इस रूप में सही उत्तर है आपका फर्रुखसियर यानी डी। जो बहादुर शाह की बात है तो इसमें तो बहादुर शाह फर्स्ट और बहादुर शाह सेकंड दोनों को शामिल किया जा सकता है, यानी बहादुर शाह तो क्लियर है नहीं कि इसमें फर्स्ट है कि सेकंड, यानी इस रूप में हम भी देखें तब भी फर्रुखसियर ही हमारा सही उत्तर देखने को मिलता है, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा डी। इसमें आपको करना क्या है, तो मुख्य रूप से जो उत्तरवर्ती मुगल हैं और उनकी उपलब्धियां हैं उनको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है और आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। राजा बनाने वाले मतलब इनको कहा जाता है किंग मेकर। अब किंग मेकर की भूमिका से क्या तात्पर्य है, तो किंग मेकर का मतलब ये हुआ कि जब हम लेटर मुगल्स की बात करते हैं तो 1707 से 1858 के काल में बहुत सारे मुगल शासकों ने राज किया, लेकिन वो इतने कमजोर हो चुके थे कि अब शासक की बजाय उनके अधीन काम करने वाले जो सरदार हैं वह जो है शक्तिशाली हो गए। पूरा का पूरा जो मुगल दरबार है वह अलग अलग गुटों में बट गया और अलग अलग गुट अब चाह रहे हैं कि मुगल सत्ता पे हमारा कब्जा हो। इसी क्रम में ईरानी गुट, अफगानी गुट, दूसरे अन्य गुट जो हैं आगे आने लगे और उनमें सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। इस प्रकार की उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे जो शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ वही अब किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे थे, जिसमें मुगल दरबार में जो सैयद ब्रदर्स थे जिसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां यह जो हैं सबसे शक्तिशाली रूप में देखने को मिलते हैं, जिन्हें सैयद बंधु कहा जाता है, जो किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये मुख्य रूप से हिंदुस्तानी मुसलमान दल के नेता थे और इस रूप में हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए, हुसैन अली और अब्दुल्ला। इन्होंने 1713 में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया था। बाद में जब फर्रुखसियर इनसे नाराज रहने लगा और फर्रुखसियर ने इनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया तो उल्टे उन्होंने 1719 में फर्रुखसियर को ही गद्दी से हटा दिया। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरीके से फर्रुखसियर के काल में ही 1717 में अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र में शुल्क मुक्त पहुंच दी गई थी, लेकिन उसमें भी मुख्य रूप से जो हुसैन अली और अब्दुल्ला अली जो आप सैयद बंधुओं का नाम देखते हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान था। 1719 में जब हुसैन अली और अब्दुल्ला खां के खिलाफ फर्रुखसियर षड्यंत्र करने लगा तो उसे गद्दी से उतार दिया गया और उसके बाद जो सैयद बंधु हैं उन्होंने 3 कठपुतली सम्राटों को गद्दी पर बैठाया। इसमें रफी उद दरजात का नाम आता है, रफी उद दौला का नाम आता है और मोहम्मद शाह का नाम आता है, जो अपनी गतिविधियों के चलते रंगीला कहलाता है। हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन मुगल सम्राट था। तो जो लेटर मुगल्स का टाइम है 1707 से लेकर 1858, उस शासनकाल में कुछ विदेशी आक्रमण काफी महत्वपूर्ण है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस एग्जाम में आप ध्यान रखेंगे कि जो नादिर शाह का हमला हुआ, ठीक है, जो नादिर शाह का हमला हुआ वह काफी इंपॉर्टेंट है, जो 1739 में देखा गया था और इस काल में जो शासन करने वाला मुगल शासक था उसका नाम नादिर शाह के समय में आप याद रखिएगा। नादिर शाह के समय में कौन है, तो मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह, जिसे अपनी गतिविधियों के चलते रंगीला के नाम से जाना जाता था, उसी के समय में जो है यह विदेशी आक्रमण हुआ है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मोहम्मद शाह यानी रंगीला। आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि नादिर शाह का इससे संबंध है, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि नादिर शाह ने जब 1739 में भारत पर अटैक किया तो करनाल के स्थान पर हुए युद्ध में उसने मुगल सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद नादिर शाह दिल्ली आता है और अपने साथ वह बहुत सारी वस्तुएं ले जाता है, जिसमें कई हजार अशरफियां थीं, करोड़ों का सोना था, करोड़ों के जवाहरात थे, कोहिनूर हीरा था और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तख्त ए ताउस या जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था,
उसको भी नादिर शाह अपने साथ ईरान ले जाता है। और इस तरीके से देखा जाता है, या इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो तख्ते ताउस था यानी पीकॉक थ्रोन था, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, जिसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है? तो वह मोहम्मद शाह रंगीला ही है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? आपके विकल्प है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर की शाह आलम द्वितीय। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका शासनकाल काफी लंबा रहा है 1719 से लेकर 48, उसी का शासनकाल ऐसा रहा जिसके काल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। क्योंकि मोहम्मद शाह इतना योग्य नहीं था, वह अपना ज्यादातर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। वह जो है मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि रखता था, इसीलिए लोग उसे रंगीला कहा जाता थे। और उसी के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व देखा गया, जिसका परिणाम ये निकला कि जो मुगल साम्राज्य अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रित हुआ करता था, अब वह लगातार सिमटता गया। इसी के काल में नादिर शाह का विदेशी आक्रमण हुआ। इसी के काल में बहुत सारे नवीन राज्यों का उत्थान हुआ, जिसमें अवध का राज्य महत्वपूर्ण है, जिसमें आप याद रख सकते हैं हैदराबाद का राज्य महत्वपूर्ण है। और इसी काल में बंगाल भी लगभग स्वतंत्र हो जाता है। यानी मोहम्मद शाह का शासनकाल भले ही काफी लंबा रहा हो, लेकिन मुगल सत्ता इसके काल में लगातार कमजोर होती गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी इस रूप में आपका उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, आपको इसमें निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है काल अनुक्रम के हिसाब से, और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यानी आपको बताना है कि कौन सा राजा पहले हुआ, कौन सा राजा बाद में हुआ। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय की अहमद शाह। अब इसको अगर हम लगाना चाहें तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो मोहम्मद शाह यानी जो रंगीला का शासनकाल है वो क्या रहा है, तो 1719 से लेकर 48 तक रहा है। अब ये जो मोहम्मद शाह है उसी का पुत्र हुआ करता था अहमद शाह, जिसका शासनकाल रहा मुख्य रूप से 1748 से लेकर 1754। फिर उसके बाद जो शासनकाल रहा वो आलमगीर सेकंड का रहा, जो 1754 से लेकर 1759 के काल में देखा गया। फिर उसके बाद जहांदार शाह का शासनकाल देखा जा सकता है, जो 1712 से लेकर 1713 तक है। इस रूप में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले किसका शासनकाल रहा, तो हमारे जहांदार शाह का शासनकाल रहा। इस रूप में बी यहाँ पे पहले आ जाएगा, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेटर मुगल्स का ये पूरा आपको टेबल दिया हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं और इस तरीके से आने वाले क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? आप इसको भी काफी आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको लेटर मुगल्स का पूरा जो श्रृंखला है वो याद है। बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर के पहले जो शासक हुआ वह आपका अकबर द्वितीय था, यानी वही उसका पिता होगा। तो अकबर शाह सेकंड यही जो है बहादुर शाह सेकंड से पहले राजा था, यानी उसका पिता था, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। मुख्य रूप से जो अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर उपनाम से जाना जाता था, उसका जो शासनकाल रहा है वह मुख्य रूप से 1837 से लेकर 1858 तक रहा है। हालांकि वह 1857 की क्रांति में जो भाग लिया उसके चलते बाद में मुगल सत्ता को ही समाप्त कर दिया गया। और उसके जो पिताजी थे उनका नाम था अकबर शाह सेकंड या अकबर द्वितीय। उनका जो शासनकाल रहा है 1806 से 37 तक रहा है। और आप याद रख सकते हैं अकबर शाह सेकंड ही वह व्यक्ति है जिसने राम मोहन राय को, राम मोहन राय जो सती प्रथा से संबंधित हैं, राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राम मोहन राय को किसकी उपाधि प्रदान की थी, तो उन्होंने राजा की उपाधि प्रदान की थी। और जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तब वो इसलिए भी भेजे गए थे ताकि अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के समक्ष वो अर्जी प्रस्तुत कर सके। हालांकि राजा राम मोहन राय की मृत्यु वहीं हो जाती है और ब्रिस्टल में ही उनकी कब्र है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय के बारे में सही नहीं है? वह है बिना साम्राज्य का सम्राट था, इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे,
वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि वह बिना सम्राट का या बिना साम्राज्य का सम्राट कहलाता है। एकदम बात सही है, क्योंकि उसका जो शासनकाल था वह केवल लाल किले तक ही सीमित हो चला था और लाल किले के बाहर जो है अब उसकी सत्ता बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं थी। उसका ज़्यादातर जो समय था वह आप कह सकते हैं शेरो शायरी में बीतता था, क्योंकि वह खुद शेरो शायरी का काफ़ी शौकीन था और इब्राहिम जौक और गालिब उससे संबंधित उसके काल के पर्सनैलिटीज़ हैं जो उसके कविता के शिक्षक थे। इसके अलावा वह आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय था और हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। हालांकि बहादुर शाह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए पर तौर पर और 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। यानी 1 लाख रुपए से कम प्रति माह पेंशन में नहीं प्राप्त करता था, अपितु इससे अधिक ही प्राप्त करता था। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अब हम 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राज्य और ब्रिटिश प्रभुत्व से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह जो क्वेश्चन है वह आपका सिख धर्म से संबंधित है, जिसमें प्रारंभिक जो सिखों के 10 गुरु हुए हैं उनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पिछली क्लास में भी इससे रिलेटेड आपको एक टेबल दिया था। उस टेबल को यदि आप याद कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से इससे संबंधित क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो प्रारंभिक सिख गुरु हुए हैं वह गुरु नानक देव जी हैं, जो सिखों के पहले गुरु कहलाते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है नानक पंथ चलाया गया और इनके जो शिष्य होते थे वही बाद में सिख कहलाए। ये जो व्यक्तित्व हैं यह इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे, यानी जब 1526 में मुगल सत्ता की स्थापना हो रही थी उस समय गुरु नानक देव जी पंजाब के क्षेत्र में अपने उपदेशों को दे रहे थे। इन्होंने अपने शिष्य जो अंगद देव जी हैं उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने गुरु नानक देव जी के द्वारा प्रारंभ की गई जो लंगर की व्यवस्था थी उसको नियमित किया और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। इसके बाद अमरदास जी का स्थान है, जो अकबर के समकालीन थे, जिन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की, जिसे मंजी कहा जाता है। फिर उनके उत्तराधिकारी रामदास जी हुए, जिनके शासनकाल में अकबर ने 500 बीघा जमीन दी। बेसिकली उनकी जो पत्नी थी, जो अमरदास जी की बेटी थी बीबी भानी, उनको दिया गया था, जिसके बाद में अमृतसर नाम का शहर बसाया गया। इनके जो पुत्र थे वो अर्जुन देव जी थे, जो इनके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए और तब से ही गुरु का पद पैतृक हो गया। उसके बाद जो 5वें सिख गुरु हुए हैं वो अर्जुन देव जी हैं, जिनके काल में हरमिंदर साहिब का निर्माण हुआ, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव जी को ही आदि ग्रंथ का रचनाकार माना जाता है। हालांकि इन्हीं के शासनकाल से या इन्हीं के समय से ही मुख्य रूप से मुगलों से सिखों की शत्रुता प्रारंभ हो गई और इसके चलते 1606 में खुसरो को समर्थन दिए जाने के चलते जहांगीर के द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद जो छठे सिख गुरु हुए हैं वो हरगोविंद जी हुए हैं, जिन्होंने सिखों में सैनिक भावना को भरा। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और हरमिंदर साहिब में 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण कराया। वे आध्यात्मिक शक्ति के साथ ही सांसारिक शक्ति को भी अभिव्यक्त करते थे और इस रूप में वे अपने साथ 2 तलवारें रखते थे और इसी से संबंधित जो मीरी पीरी की अवधारणा है वह हर गोविंद जी से ही संबंधित है, जो गुरु को आध्यात्मिक शक्ति के साथ ही एक तरीके की भौतिक शक्ति के परिचायक के रूप में दर्शाता है। उसके बाद जो सिख गुरु हुए हैं उनमें हरराय और हरकिशन का स्थान है, जिसमें हरराय के समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ और हरकिशन जी के समय में देहरादून में इनके बड़े भाई रामदाई के द्वारा एक अलग गद्दी को स्थापित किया गया। जो 9वें सिख गुरु हैं वो गुरु तेग बहादुर जी हैं। हालांकि इनका औरंगजेब के काल में ही विवाद देखा गया, जिसके चलते 1675 में औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई। जो 10वें सिख गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्हीं के द्वारा लगभग 1699 में खालसा की स्थापना की गई और सिख पंथ को एक अलग आप कह सकते हैं पंथ के रूप में ढालने का प्रयास किया गया।
जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये सिख गुरुओं की जो परंपरा है उसको समाप्त कर देते हैं। कहते हैं कि अब केवल 10 सिख गुरु ही होंगे। उसके बाद जो है जो आपका आदि ग्रंथ है या गुरु ग्रंथ साहिब हैं वही सिखों का आध्यात्मिक नेतृत्व करेंगे और उनके बाद बंदा बहादुर जी के द्वारा सिखों का राजनीतिक नेतृत्व किया जाता है। अगर आप ये पूरी टेबल याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी से इससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। यानी निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, तो काफ़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने नानक पंथ चलाया, और इनके बाद जो हुए हैं वो गुरु अंगद देव जी हैं, जो पहले लहना जी के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, लहना। अब इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन आप काफी आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी को प्रारंभ किया। अभी मैंने आपको बताया था गुरु अंगद देव जी हैं जिन्होंने गुरुमुखी को प्रारंभ किया था। यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पंजाब में अमृतसर नगर को किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो इसमें आप याद रखेंगे कि इसका संबंध चौथे गुरु रामदास जी से है। ये कहानी क्या है, तो चौथे गुरु रामदास जी के समय में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान की गई, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। अकबर के द्वारा ये जो भूमि प्रदान की गई थी, इसी पर बाद में अमृतसर का शहर बसा। इस अमृतसर शहर का पहले जो नाम हुआ करता था वह रामदासपुर हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पे तालाब के नाम पर इसका नाम अमृतसर पड़ गया। इस रूप में सही उत्तर हो जाएगा डी, गुरु रामदास। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। अभी मैंने आपको बताया सही उत्तर हो जाएगा बी, रामदास। सिखों के चौथे गुरु थे जिनकी पत्नी बीबी भानी को मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा भूमि दी थी, जिस पर बाद में अमृतसर शहर की स्थापना की गई। इसे पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, वह है मुख्य रूप से 5वें सिख गुरु यानी हमारे गुरु अर्जुन देव जी। इनके समय में ये घटना देखने को मिलती है कि हुआ क्या कि मुगल बादशाह जहांगीर के जो शहजादे थे खुसरो, इन्होंने 1606 में विद्रोह कर दिया। वह भागकर पंजाब गया, जहाँ पे संभवतः वह गुरु अर्जुन देव जी का जो कैंप हुआ करता था वहाँ पे चला गया। गुरु अर्जुन देव जी ने उसको आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ सहायता वगैरह भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर जुर्माना लगाया और जब गुरु जी ने उसको देने से इनकार कर लिया तो गुरु को बंदी बना लिया गया और कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद से ही मुगल और सिखों के मध्य शत्रुता देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव जी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था 5वें गुरु का जो नाम है वो इससे संबंधित है, गुरु अर्जुन देव जी। तो अर्जुन देव जी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वह सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा, जिनका जो काल है वह आप याद रख सकते हैं 1581 से लेकर 1606 के बीच है, उनके द्वारा कराया गया था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से व्यक्तित्वों की वाणियों का संकलन किया गया है। तो सिख संप्रदाय का यह जो पवित्र ग्रंथ है, इसमें सिखों के जो प्रारंभिक 6 गुरु रहे हैं उनकी वाणियों का संकलन है। इसमें बहुत सारे जो हिंदू भक्त हैं और संत हैं, जैसे कि इसमें कबीर दास जी के वाणियों को संकलित किया गया है। इसमें बाबा फरीद जो मुख्य रूप से सूफी संत थे उनकी वाणियों को संकलित किया गया है। इसमें नामदेव जी की वाणियों को संकलित किया गया है और इसमें रैदास जी की वाणियों को भी संकलित किया गया है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें बंगाल के जो वैष्णव कवि जयदेव है उनकी कविताओं को भी किया गया है और इसमें गुरु तेग बहादुर जी की कुछ रचनाओं को भी शामिल किया गया है। इस रूप में सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, अर्जुन देव। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। गुरु अंगद देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद जी और गुरु तेग बहादुर जी।
इसमें दो का नाम आप याद रखेंगे, एक है हमारे गुरु अर्जुन देव जी और एक है हमारे गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव जी जो है 5वें गुरु थे और तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे। इस रूप में दूसरा और चौथा विकल्प के रूप में हम देखें तो ए इसका सही उत्तर है, जिसमें अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी को, जो उस समय के शासक थे, जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। इसमें अर्जुन देव जी 5वें गुरु थे, जिसमें खुसरो को सहायता दिए जाने के चलते ऐसा हुआ। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो 9वें सिख गुरु हैं उनके समय जो शासक था वो औरंगजेब था, और इसके चलते जो है इनमें शत्रुता देखने को मिलती है। इस रूप में आप याद रख सकते हैं मृत्युदंड के संबंध में गुरुओं का नाम अर्जुन देव जी और तेग बहादुर जी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ये उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। इसका सही उत्तर है बी, हेमकुंड। हेमकुंड जो है चमोली जिले उत्तराखंड में है और यहीं पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो समाधि अवस्थित है या फिर जो गुरुद्वारा अवस्थित है वह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, जो नांदेड़ में गुरुद्वारा है, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है, और वहीं पर जो है उनकी हत्या हो गई थी, आप कह सकते हैं मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया था। यहीं पर जो है समाधि स्थल का निर्माण किया गया, जिसे नांदेड़ का गुरुद्वारा कहा जाता है, या फिर इसका नाम आप याद रख सकते हैं, उसे कहा जाता है तख्त सचखंड। तख्त सचखंड श्री हुजूर, तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब। अबचल नगर साहिब, अबचल नगर साहिब। आप नाम याद रख सकते हैं, क्या नाम है गुरुद्वारे का पूरा? तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब। किसका संबंध है? ये गुरु गोविंद सिंह जी से इसका संबंध है। कहाँ पे है? नांदेड़ में है, महाराष्ट्र में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे यह भी अंतिम सिख गुरु से संबंधित है। 10वें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित किया। इन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा और ये निर्देश दिया कि प्रत्येक सिख अपने नाम के आगे सिंह लगाए अगर वो पुरुष है, और महिला हैं तो कौर लगाए, और प्रत्येक को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने का आदेश दिया गया। इस रूप में देख सकते हैं हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह जी, यानी सी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? काफी आसानी से याद रख सकते हैं, 1699 में इसकी स्थापना की गई थी अंतिम गुरु जी के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? महेश दास, लक्षण देव, द्वारकादास की हरिनाम दास? इसमें आप ध्यान रखेंगे कि बंदा बहादुर जी जो हैं वह इन्होंने 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई उसके बाद राजनीतिक रूप में सिखों को संगठित किया। बंदा बहादुर का जो मूल नाम था वह लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था, और उनको ये नाम गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दिया गया था। इस रूप में सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अब हम मराठों के उत्कर्ष से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? मुख्य रूप से जो मराठों का उत्कर्ष देखा गया है, हम मुख्य रूप से इसमें 18वीं शताब्दी को देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में इनका जो है उद्भव हुआ, और मराठे जो थे मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र से बिलोंग करते थे, वहीं पे जो है इनका विस्तार हुआ है, जो बाद में एक अखिल भारतीय सत्ता के रूप में देखा गया। और इनके उत्कर्ष में धार्मिक चेतना, भक्ति आंदोलन का प्रभाव, भौगोलिक सुरक्षा, वहाँ की पठारी अवस्थिति, राजनीतिक जागृति यानी शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों का योगदान, और उच्च नेतृत्व शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी चारों विकल्प ही सही हैं, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वह शिवाजी से संबंधित है। शिवाजी ने किस प्रकार की उपलब्धियों को हासिल किया है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो आप
आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें 1672 का एक युद्ध जो है काफ़ी फेमस है, जिसे सलहार का युद्ध या सलहेर का युद्ध कहा जाता है, जिसमें उन्होंने मुगलों को हराने में सफलता हासिल की थी। इस रूप में यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। आपको ध्यान रखना है कि जो शिवाजी हैं उनका जन्म 1627 में कहीं कहीं मिलता है देखने को, या फिर 1630 में देखने को मिलता है। और उनका जो जन्म है वह शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, यानी पूना में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक किया, छत्रपति की उपाधि धारण की और 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो जन्म के बारे में मैंने आपको बताया था, डेट्स दो मिलती हैं, 1627 या 1630। जो उन्होंने छत्रपति या राज्याभिषेक करवाया 1674 में, और उनकी जो मृत्यु हुई है वो 1680 में है। इस रूप में हम देख सकते हैं 1627 और 1674 यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी के द्वारा जो अपने शासन का विस्तार किया जा रहा था, उसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो आसपास के राज्य थे, जिसमें बीजापुर का जो सुल्तान का राज्य था, उस पर आक्रमण किया और बहुत सारे किले वगैरह को जीता। जब वो लगातार अपना विस्तार करते गए, इसी के चलते बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अपने एक अनुभवी और विश्वसनीय सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है अफजल खां। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बी, अफजल खां। हालांकि शिवाजी ने बेहद कूटनीति से और चालाकी से इसका जवाब दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिवाजी की राजधानी कहां पर थी। आप ध्यान रखेंगे 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था, उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, और जो राजधानी उन्होंने बनाया था उसको किसको बनाया था, तो रायगढ़ को उन्होंने राजधानी बनाया था, जहां पे उन्होंने अपनी मृत्यु तक यानी 1680 तक शासन किया। उस युग के एक महान विद्वान हुआ करते थे बनारस के पंडित विश्वेश्वर भट्ट, जिन्हें गाग भट्ट भी कहा जाता था। उन्होंने शिवाजी को क्षत्रिय घोषित किया और उनका राज्याभिषेक कराया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। काफी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, उनकी राजधानी के क्षेत्र में, यानी सी, रायगढ़ 1674 में। आप ध्यान रखेंगे किसने कराया था राज्याभिषेक, ये भी मैंने आपको बताया, बनारस के पंडित विश्वेश्वर भट्ट, जिन्हें गाग भट्ट भी कहा जाता है, उन्होंने उनका राज्याभिषेक कराया था। आप इस मानचित्र में शिवाजी के साम्राज्य को देख सकते हैं। यहाँ पे शिवाजी के क्षेत्र को ग्रीन कलर में दिखाया गया है। देखिए ये वाला क्षेत्र जो है आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा, और यहीं पर आप रायगढ़ या राजगढ़ की अवस्थिति को देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ और क्षेत्रों को भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सलहेर दिखाई देगा, जहाँ पे 1672 में मुगलों से उनका सामना हुआ था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को आपको काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें दिया गया है चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण और उसको लूटना। तो याद रखेंगे चाकन के किले पर जो विजय है वह मुख्य रूप से 1648 की घटना है। मुगलों से मतभेद का जो प्रारंभ है वह मुख्य रूप से 1657 की घटना है। अफजल खां का प्रकरण मैंने आपको बताया 1659 की घटना है, और सूरत पर आक्रमण मुख्य रूप से 1664 में देखने को मिलता है। इस रूप में हम देख सकते हैं कि चाकन के किले पर विजय यह जो है पहला मुख्य घटना है, यानी एक पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ यानी 3 जो है फिर दूसरे नंबर पर आएगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पे हमारा पहले दिया हुआ है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। ध्यान रखेंगे उत्तर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, शिवाजी के समय सरनौबत का पद किससे संबंधित था। मैंने आपको बताया था शिवाजी के शासनकाल के समय जो अष्ट प्रधान की व्यवस्था है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको हमने पिछली क्लास में बताया था, सरनौबत यानी सेनापति का पद, और ये संबंधित किससे है, तो सैन्य प्रशासन से संबंधित है। इसमें शिवाजी के राज्य के प्रशासन की जो केंद्रीय स्तर की अष्ट प्रधान की व्यवस्था है वो आपको ध्यान रखनी है, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था।
इससे संबंधित जो श्रृंखला है वो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि पेशवा जो मराठा शासक के प्रधानमंत्री के समान था, मजूमदार जो एक प्रकार से वित्त राजस्व मंत्री था, वाक्यानवीस जो गृह मंत्री के समान था, सुमंत यानी दबीर जो विदेश मंत्री था, सचिव सुरनवीस या चिटनीस जो सचिवालय का प्रभारी अधिकारी है, सरनौबत जो सेनापति है, न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है, और पंडित राव या सद्र जो धार्मिक मामलों में सलाहकार के रूप में काम करता है। इसी से संबंधित देखिए अगली क्वेश्चन देखिए, 2 बार पूछा गया है। अष्टप्रधान किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या व्याख्या कर रहा है कि नहीं। अष्टप्रधान के संबंध में आप ये ध्यान रखेंगे कि शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी या मंत्री हुआ करते थे। हालांकि ये स्वतंत्र डिसीजन मेकर के रूप में कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान जरूर था, लेकिन ये शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे अलग अलग सलाह लें या सम्मिलित रूप से सलाह लें, और शिवाजी उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये हायर सेक्रेटरी के समान या उच्च सचिव के समान कार्य करते थे, जिसमें शिवाजी के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना और विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करना ही उनका महत्वपूर्ण दायित्व था। तो राज्य के मामले में शिवाजी मंत्री परिषद से परामर्श जरूर लेते हों, लेकिन प्रत्येक मंत्री स्वतंत्र प्रभार रखता था, यानी स्वतंत्र डिसीजन लेता था, ये गलत है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। ए कथन सही है, परंतु आर जो इसका कारण है वह गलत है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? इसमें आप ध्यान रखेंगे, शिवाजी के शासनकाल में जो मुद्रा थी उसमें रुका नाम की जो मुद्रा थी वह तांबे की मुद्रा थी। इसके अलावा रुपया हो गया, ठीक, लारी हो गया, और जो टका था वह छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित एक प्रकार की क्या थी? तो रजत मुद्रा थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कौन रजत मुद्रा नहीं है? तो रुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, इसमें आपको निम्नलिखित व्यक्तित्वों को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके विकल्प हैं बाजीराव, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। तो आप याद रखेंगे ये सभी कौन हैं? तो ये सभी पेशवा हैं। और पेशवा के बारे में आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी रहे हैं, धीरे धीरे उनके उत्तराधिकारी कमजोर होते जाएंगे, और अष्टप्रधान के तहत जो पेशवा का जो पद हुआ करता था वह शक्तिशाली होगा, और आगे चलकर वो मुख्य रूप से शासनकाल करेंगे। इसको आप इसमें देख सकते हैं, शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो भाई शिवाजी की मृत्यु हो गई हमारी 1680 में, फिर उनके सबसे बड़े पुत्र संभाजी शासक बने, बाद में फिर मुगलों से इनका सामना हुआ, मुगलों के द्वारा इनकी हत्या करा दी जाती है, और इनका शासनकाल रहा 1680 से 1689। फिर शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम शासक बने, हालांकि इनका भी कार्यकाल लंबा नहीं रहा और 1700 तक इनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा राम की जो पत्नी थी और उनका जो अल्पवयस्क पुत्र था ताराबाई शिवाजी सेकंड, उसका शासनकाल देखा गया 1707 तक। हालांकि बाद में फिर जो है गृह युद्ध हो जाता है, जिसमें संभाजी के पुत्र जो हैं शाहूजी वे गद्दी पे दावा करते हैं, विजयी होते हैं, और वे 1749 तक शासन करते हैं। फिर उसके बाद राजा राम द्वितीय का शासनकाल है। हालांकि इनके समय तक आते आते मराठा पेशवा, मुख्य रूप से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि छत्रपति का जो शासनकाल है वो लगातार कमजोर हुआ, पेशवा लगातार शक्तिशाली हुआ, और 1750 तक आते आते सारी पावर जो है वो किसको ट्रांसफर हो गई? तो पेशवा को ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम पेशवाओं के बारे में बात करें तो शाहू जी के समय से ही इनका आप कह सकते हैं प्रसार देखने को मिलता है, जिसमें पहले महत्वपूर्ण पेशवा हैं हमारे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, फिर बाजीराव फर्स्ट 20 से 40, बालाजी बाजीराव 40 से 61, माधवराव 61 से 72, नारायण राव 72-73, माधव नारायण राव 74 से 95, बाजीराव सेकेंड 95 से 1818। इस रूप में हम देख सकते हैं। यदि हमें इसको एक तरीके से लगाना हो कौन पहले कौन बाद में, तो आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हमने किसके बारे में बताया था? तो सबसे पहले हमने बताया था बालाजी विश्वनाथ के बारे में 1713 से 1720, यानी तीसरा वाला सबसे पहले आ जाएगा। देखिए कितना आराम से आंसर आ गया, हमारा आंसर हो गया सी।
फिर उसके बाद 1720 में कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव फर्स्ट, यानी इनका कार्यकाल होगा 1720 से लेकर 1740। फिर उसके बाद जो है बालाजी बाजीराव का कार्यकाल है, बालाजी बाजीराव का कार्यकाल है जो 1740 से 1761 के बीच देखने को मिलता है। फिर माधवराव का कार्यकाल है जो 1761 से 1772 तक देखने को मिलता है। इस रूप में आप इसको देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सही कालानुक्रम में रखना है, कौन कौन शासक पहले हुआ कौन बाद में हुआ, इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब 1680 में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु होती है तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं संभाजी, वे शासक बनते हैं जो 1680 से लेकर 1689 तक राज करेंगे, यानी तीसरा वाला पहले हो जाएगा, देखिए 2 जगह दिया हुआ है। फिर संभाजी के बाद उनके जो छोटे भाई थे राजा राम, उनका शासनकाल देखा गया जो 1689 से लेकर 1700 तक रहा, यानी ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, ये आ गए दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके पुत्र शिवाजी सेकंड का आप ध्यान रख सकते हैं जो राजा राम के पुत्र थे, यानी चौथा नंबर ये आ जाएगा, तो ये चौथा नंबर ये। फिर संभाजी का जो है स्थान है। शिवाजी सेकंड का कार्यकाल आप याद रख सकते हैं, उनका मुख्य रूप से कार्यकाल कब तक रहा है, तो 1700 से लेकर 1708 तक रहा है। और फिर उसके बाद छत्रपति शाहू जी का कार्यकाल देखने को मिलता है जो 1707-8 से लेकर 1749 तक शासन करते हैं। यानी हमारे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से 18वीं शताब्दी तक आते आते लगातार जो मराठा छत्रपति है उनकी शक्ति कमजोर होती जा रही है और मराठा पेशवा लगातार शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे कि बालाजी बाजीराव जब 1740 में जो हमारे बाजीराव प्रथम थे उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद छत्रपति शाहू जी महाराज के द्वारा बालाजी बाजीराव को पेशवा पे नियुक्त किया गया। उसके बाद से लगातार पेशवा पद पैतृक बनता गया और एक तरीके से जो पावर है वह पेशवा के हाथ में आती गई। 1750 तक ये कंडीशन हो गई कि जो आप छत्रपति को देख रहे हैं वह एक प्रकृति के आप देख सकते हैं कि वो नॉमिनल हेड के रूप में रह गए हैं। एक संधि होती है 1750 में जिसे संगोला की संधि कहते हैं और इस संगोला की संधि के माध्यम से जो ये कह सकते हैं पावर ट्रांजिशन ये संपन्न होती है। मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह जाते हैं और महलों के ही वह शोभा बढ़ाने वाले महापौर हैं। मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन है, तो आपके पेशवा हैं। इस रूप में कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किसके समय से मराठा राजा जो है वह नाचीज हो गया है और पेशवा वास्तविक शासक बन गया है। तो ये चीज कब देखने को मिलती है, 1750 में। और 1750 में शासक कौन है, तो पेशवा है हमारे बालाजी बाजीराव, यानी सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि अभिकथन ए और कारण किस प्रकार से आपस में संबंधित है। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, एकदम बात सही है, कहा जा सकता है। लेकिन क्या मराठे पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा। वस्तुतः इनकी कमजोरी थी। मराठा जो है एक परिसंघ के रूप में काम करते थे, इनमें आपसी एकता का अभाव था और पूरे भारत की एक संकल्पना का भी इनमें अभाव देखने को मिलता है। यही इनके पतन का कारण था। यानी आर जो है आपका गलत हो जाएगा, ए जो है इसका सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। टेबल याद रहेगी तो आसानी से याद कर पाएंगे। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में है, तो ताराबाई के हाथ में है। आप याद रखेंगे ताराबाई जो हैं वह किसकी पत्नी हैं, तो मुख्य रूप से जो राजा राम थे उनकी जो पत्नी है। उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को जो है गद्दी पे बैठा दिया और शासन करना शुरू किया। इस रूप में यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी, ताराबाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध साम्राज्य का नेतृत्व किया कौन था। अभी मैंने आपको बताया, काफी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसका आंसर है सी,
ताराबाई, जिन्होंने राजाराम की मृत्यु के बाद अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी सेकंड को शासक बनाया और ताराबाई उनकी संरक्षिता बनी। उन्होंने मुगलों से संघर्ष जारी रहा और कई किलों को जीता, जैसे कि रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ आदि। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व दावे को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें दो का नाम आता है, चौथ और सरदेशमुखी। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चौथ, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चौथ मुख्य रूप से मुगल प्रांतों से लिया जाता था, यानी उन प्रांतों से लिया जाता था जो मुख्य रूप से जो आपका मराठों का स्वदेश क्षेत्र है उससे बाहर है। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, जो कुल राजस्व का 1/4 होता था, इसलिए इसे चौथ कहते थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब मराठों का जो पतन हुआ है उसमें पानीपत का तीसरा युद्ध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसने मराठों को हराया था। काफी आसानी से बता सकते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अफगानों ने उन्हें हराया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है वो कब हुआ है भाई? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ है, ठीक, जो मराठे और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों के बीच हुआ। इसमें मराठा सेना का जो नेतृत्व है वो सदाशिवराम भाऊ ने किया था, हालांकि इसमें मराठे बुरी तरीके से पराजित हुए थे। इस युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, उनका नाम था काशीराज पंडित। उन्होंने जो है इसका वर्णन किया है और बताया है कि किस तरीके से पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए एक प्रलंकारी घटना साबित हुआ। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया या कहां लड़ा गया? तो आप याद रख सकते हैं, पानीपत में लड़ा गया, 1761 में लड़ा गया, और किसके बीच हुआ है? तो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगर हम पहले के बारे में बात करें भाई, पहला युद्ध तो 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, और पहले वाले में कौन है? तो हमारे बाबर इसमें शामिल हैं और इब्राहिम लोदी इसमें शामिल है। दूसरे में मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं, इसमें जो है अकबर शामिल है और आपका हेमू शामिल है, और तीसरे में आपका शामिल है मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन में देखिए कितना आसान है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? काफी आसानी से आंसर दे सकते हैं, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें नजीबुद्दौला, जिसे नजीब खान कहते हैं, उसका नाम आता है। नजीब खान यानी नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। जब 1757 के समय में 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर अटैक किया था, तो अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने क्या किया कि भारत में आलमगीर सेकंड को मुगल बादशाह माना, जो इमाद उल मुल्क है उसको साम्राज्य का वजीर माना, और रुहेला सरदार जो नजीबुद्दौला था उसको साम्राज्य का मीर बख्शी और मुख्य एजेंट बनाया था। बाद में क्या करते हैं मराठे, इस नजीब उद्दौला को राजधानी से भगा देते हैं, और जो अहमद शाह अब्दाली का पुत्र है उसको भी पंजाब से भगा देते हैं, जिसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली वापस आता है और पानीपत का तीसरा युद्ध देखने को मिलता है। इस तरीके से आज की क्लास में हमने PYQ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसमें यूपी PCS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो 18वीं सेंचुरी के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन सब क्वेश्चंस को देखिए, इनका अभ्यास कीजिए, और जो हमारी क्लासेज हैं उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेहतर क्वेश्चंस क्लासेस हम आपके साथ ला सकें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।